हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इवोल्यूशन क्या है? डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, अर्थात वंश में चेंजेस के साथ उनका आगे बढ़ना या परिवर्तन के साथ उनका आगे की ओर बढ़ना। इसके सेलियंट फीचर है, सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपीयर हुए, फिर उनसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए। तो अर्ली फॉर्म्स जो थे लाइफ के या अर्ली ऑर्गेनिज्म सिंपल थे और ग्रेजुअली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल डेवलप हुए। तो हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिससे कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल डेवलप होता है या फिर बेटर इंडिविजुअल डेवलप होता है। एग्जाम्पल, इनवर्टिब्रेट्स पहले आए, फिर उनसे वर्टिब्रेट्स डेवलप हुए। उसी तरह प्लांट्स में सीडलेस प्लांट्स पहले आए, उनसे फिर सीड प्लांट्स डेवलप हुए। अब है इवोल्यूशन के थ्योरीज। पहला है लैमार्किज्म, जिसे दिया था जीन बैप्टाइज डी लैमार्क ने। ये एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। उनकी थ्योरी फिलॉसफी जूलॉजिक में पब्लिश हुआ। यह थ्योरी है यूज और डिसयूज या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। आइए इसके पोस्टुलेट्स को देखते हैं। पहला है न्यू नीड्स। तो इंडिविजुअल जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें कुछ इकोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं। इनमें किसी तरह के चेंजेस से ऑर्गेनिज्म में नए नीड डेवलप होते हैं। इस तरह के नीड की पूर्ति होती है या मेट होते हैं इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म के ओल्ड ऑर्गन्स में मॉडिफिकेशन के द्वारा या फिर नए रूडिमेंट्री ऑर्गन्स के प्रोडक्शन के द्वारा। तो वैसे ऑर्गन्स या कैरेक्टर्स जो कि ऑर्गेनिज्म को चेंजिंग इकोलॉजिकल कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, वैसे नए कैरेक्टर्स एक्वायर्ड होते हैं, जिसके फलस्वरूप ऑर्गन्स के साइज और विगर में इंक्रीज होता है। साथ ही जो ऑर्गन्स यूज नहीं होते हैं या जिनका डिसयूज होता है वे डीजेनरेट हो जाते हैं या फिर उनका लॉस हो जाता है। अब एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं, अर्थात एक जनरेशन से ये दूसरे जनरेशन तक ट्रांसमिट होते हैं। तो इस तरह से नए कैरेक्टर्स के एक्यूमुलेशन और ओल्डर जनरेशन का जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब इम्प्रूवमेंट होता है तो नए स्पीशीज़ का डेवलपमेंट होता है या फिर नए स्पीशीज़ का डेवलपमेंट को यह कॉज करता है। तो लैमार्किज्म को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में चेंजेस के रिस्पॉन्स में जब ऑर्गन के स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजेस आता है किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ टाइम के दौरान, और जब यह ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होता है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन या ऐड होते चला जाता है या एक्यूमुलेट होता है, तो ग्रेजुअली नए स्पीशीज़ का ओरिजिन होता है। एग्जाम्पल है जिराफ का लॉन्ग नेक। अगर हम एंसेस्ट्रल जिराफ की बात करें तो ये शॉर्ट नेक थे। इनमें हायर लीव्स पर फीड करने के लिए इनर नीड और डिज़ायर के फलस्वरूप ये अपने नेक को स्ट्रेच करने लगे, जिसके फलस्वरूप जो ऑफस्प्रिंग डेवलप हुए उनके नेक स्लाइटली लॉन्गर थे और कई जनरेशन तक इस कैरेक्टर के एक्यूमुलेट होने से या इनहेरिट होने से जो प्रेजेंट डे जिराफ हम देखते हैं उनके नेक मच लॉन्गर होते हैं। थ्योरी ऑफ लैमार्क को क्रिटिसाइज किया ए विस्मैन ने और साथ ही मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के द्वारा भी इसे क्रिटिसाइज किया गया। ए विस्मैन ने थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म दिया। उन्होंने 1904 में एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि कंटिन्यूसली 80 जनरेशन्स तक रैट के टेल को कट किया, लेकिन देखा गया कि इसके बाद भी टेललेस रैट डेवलप नहीं हुए। तो इस तरह से लैमार्क के यूज एंड डिसयूज थ्योरी को गलत साबित किया गया या इसे क्रिटिसाइज किया गया। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म के अनुसार दो तरह के सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स और सोमैटिक सेल्स। जर्म सेल्स हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और सोमैटिक सेल्स से ऑर्गेनिज्म के बॉडी डेवलप होते हैं। वैसे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो कि सोमैटिक सेल्स तक रेस्ट्रिक्टेड होते हैं वे इनहेरिटेड नहीं होते हैं,
या फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक के इनहेरिट नहीं होते हैं। अब है नियो लेमार्किज्म। इसके अनुसार जर्म प्लाज्म में जो एक्वायर्ड कैरेक्टर इनकॉर्पोरेट होते हैं या प्रेजेंट होते हैं वे हेरिटेबल होते हैं, और जब इस तरह के एक्वायर्ड कैरेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट होते हैं तो उनसे नए स्पीशीज डेवलप होते हैं। अब है डार्विनिज्म। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 ये इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया गया चार्ल्स डार्विन और एल्फ्रेड रसल के द्वारा। इसके पोस्टुलेट्स को देखते हैं। पहला है ओवर प्रोडक्शन। तो पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल हैं वो एक्सपोनेंशियल रेट से रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि उनके नंबर कांस्टेंट बने रहते हैं। दूसरा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हालांकि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली इंक्रीज करता है, लेकिन जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं जो उनके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, जैसे कि फूड, वाटर, स्पेस, लाइट, एयर एक्सेट्रा, ये कांस्टेंट बने रहते हैं, जिसके फलस्वरूप कि किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में इंडिविजुअल्स को सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और ये स्ट्रगल 3 लेवल के होते हैं। इंट्रास्पेसिफिक, सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल के बीच स्ट्रगल। इंटरस्पेसिफिक, किसी एनवायरनमेंट में डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच स्ट्रगल। और तीसरा है स्ट्रगल विथ एनवायरनमेंट, अर्थात एनवायरमेंटल कंडीशंस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए स्ट्रगल। फिर तीसरा है वेरिएशन एंड हेरिडिटी। तो जो भी पॉपुलेशन है उसके इंडिविजुअल सेम नहीं होते हैं, उनमें वेरिएशन होते हैं। इनमें से कुछ वेरिएशन बेनिफिशियल होते हैं, जो कि इन्हें किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए या अडेप्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। कुछ नॉन बेनिफिशियल होते हैं। कई सारे वेरिएशन हेरिटेबल होते हैं, अर्थात ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इनहेरिट होते हैं। फिर चौथा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन। तो वैसे इंडिविजुअल सर्वाइव करते हैं जिनमें कि वैसे वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं, अर्थात हेल्पफुल होते हैं पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए या पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए। अर्थात वेरिएशंस जो कि किसी भी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल को किसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए फिट बनाते हैं, वे नेचुरली सेलेक्टेड होते हैं। इसे ही हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अर्थात फिट ऑर्गेनिज्म ही सर्वाइव करते हैं। फिफ्थ है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़। तो इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा नए स्पीशीज़ का ऑरिजिन होता है। इसके लिए इंडिविजुअल में किसी एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल होता है। जो वेरिएशन इन्हें किसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल बनाते हैं या इंडिविजुअल को अडेप्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, और साथ ही वेरिएशंस जो कि इनहेरिटेड होते हैं, अर्थात एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र होते हैं, वे सभी सक्सेसिव जनरेशन को किसी भी एनवायरनमेंट के लिए बेटर अडेप्टेड बनाते हैं। और ये अडेप्टेशंस फिर स्पीशीज़ के इंडिविजुअल में जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्रिजर्व होते हैं या एक्यूमुलेट होते हैं, जिससे अल्टीमेटली नए स्पीशीज़ का ओरिजिन होता है ओल्डर स्पीशीज़ से। आइए हम इसे ग्राफिकली समझें। पॉपुलेशन में ओवर प्रोडक्शन होता है, अर्थात इनके इंडिविजुअल के संख्या में एक्सपोनेंशियली या ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होता है, लेकिन जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं किसी भी एनवायरनमेंट के, वे कांस्टेंट बने रहते हैं, जिसके फलस्वरूप इनके सर्वाइवल में ये एनवायरनमेंट स्ट्रेस डेवलप करता है। अर्थात ये आपस में ही एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए स्ट्रगल करते हैं। इसे हम कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इंडिविजुअल्स किसी पॉपुलेशन के सेम नहीं होते हैं, लेकिन उनमें वेरिएशन होता है, और कुछ वेरिएशन इन्हें पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेबल बनाते हैं या बेनिफिशियल होते हैं। और ऐसे जो वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इनहेरिट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेरिटेबल वेरिएशन। तो इस तरह के वेरिएशन
नेचुरली सेलेक्टेड होते हैं, अर्थात इंडिविजुअल जिनमें वैसे वेरिएशन होते हैं, हेरिटेबल वेरिएशन होते हैं जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए इन्हें अडेप्टेबल बनाते हैं या पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए बेनिफिशियल होते हैं, वो नेचुरली सेलेक्टेड हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशन कांस्टेंट नहीं होता है, एनवायरनमेंट में लगातार चेंजेस आते जाता है, जिसके फलस्वरूप के पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स में भी जो वेरिएशंस होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं, अर्थात नए वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते जाते हैं या प्रिजर्व होते जाते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जिसके फलस्वरूप की स्पीशीज़ में भी मॉडिफिकेशन आता है और ओल्डर स्पीशीज़ नए स्पीशीज़ में मॉडिफाई हो जाते हैं। इसे ही हम इवोल्यूशन कहते हैं, अर्थात डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। यह कहने का तात्पर्य है कि ओल्डर स्पीशीज़ नए स्पीशीज़ में मॉडिफाई हो जाते हैं और इस तरह से नए स्पीशीज़ का ऑरिजिन होता है, जो कि डार्विनिज्म को प्रूव करता है, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। आइए हम डार्विनिज्म के समरी को देखते हैं। पहला है इवोल्यूशन एज सच। तो वर्ल्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वह कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है या फिर कंटिन्यूसली चेंज करता है, इसलिए इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। फिर दूसरा है कॉमन डिसेंट। हर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म अपने कॉमन एंसेस्टर्स से डिसेंड करते हैं या डेवलप होते हैं। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीशीज। किसी भी ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन में ओवर प्रोडक्शन देखने को मिलता है, अर्थात इनका पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली या एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। और अगर हम पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स को देखें तो ये कोई भी दो इंडिविजुअल्स सेम नहीं होते हैं, उनमें वेरिएशन होता है और ये वेरिएशन हेरिटेबल होते हैं। जो वेरिएशन किसी भी ऑर्गेनिज्म को वेल अडेप्टेड बनाता है या बेटर सर्वाइवल में हेल्प करता है या बेनिफिशियल होता है, वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है और इस तरह से यह प्रिजर्व होता है या एक्यूमुलेट होता है। फलस्वरूप कई जनरेशन के बाद नए स्पीशीज़ ओल्डर स्पीशीज़ से डेवलप होते हैं, तो हम कहते हैं कि नए स्पीशीज़ इवॉल्व हुए। फिर चौथा है ग्रेजुअलिज्म। जो इवोल्यूशन होता है पॉपुलेशन में ग्रेजुअल चेंज की वजह से होता है, यह एक सडन प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जो भी न्यूअर इंडिविजुअल या वैरिड इंडिविजुअल डेवलप होते हैं वो ग्रेजुअली होते हैं, सडनली नहीं। फिर पांचवा है नेचुरल सिलेक्शन। हर जनरेशन में जेनेटिक वेरिएशन अकर होता है। इन वेरिएशंस की वजह से कुछ इंडिविजुअल किसी भी एनवायरनमेंट में वेल अडेप्टेड होते हैं और ऐसे कैरेक्टर्स पॉजेस करते हैं जो कि हेरिटेबल होते हैं, अर्थात एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, जिस वजह से इस तरह के इंडिविजुअल किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, जिसे कि हम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहते हैं या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। उसके बाद फिर ये रिप्रोडक्शन के द्वारा अगले जनरेशन को डेवलप करते हैं या उत्पन्न करते हैं, इसे ही हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो आइए हम लेमार्किज्म और डार्विनिज्म के बीच कंपैरिजन को देखते हैं। लेमार्क के अनुसार जितने भी एंसेस्ट्रल जिराफ थे उनके नेक शॉर्ट थे। जब फूड की स्कैरसिटी हुई और लीव्स या फूड जो थे ट्रीज़ के हायर ब्रांच पे अवेलेबल थे, तो जिराफ अपने नेक को स्ट्रेच करने लगे। फलस्वरूप जो ऑफस्प्रिंग इससे डेवलप हुए उन सब के नेक लॉन्गर थे और कंटिन्यूड स्ट्रेचिंग की वजह से लॉन्ग नेक जिराफ डेवलप हुए, जो कि हम मॉडर्न डे जिराफ में देखते हैं। अब है डार्विनिज्म। डार्विन के हिसाब से जो एंसेस्ट्रल जिराफ थे उनके नेक के लेंथ वैरिड थे, कुछ शॉर्ट थे, कुछ लॉन्गर और कुछ लॉन्गेस्ट थे। तो जब फूड स्केर्स हुए और जब ये हाइट पे अवेलेबल थे तो इन जिराफ के बीच कंपटीशन हुआ। इस कंपटीशन में जो लॉन्ग नेक जिराफ थे वे सरवाइव किए, अर्थात ये नेचुरली सेलेक्टेड हुए क्योंकि ये फिट थे उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए। इसे हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट।
तो इस तरह से जो नेक्स्ट जनरेशन डेवलप हुआ, उन सभी के नेक लॉन्ग थे। तो इस तरह से सिर्फ लॉन्ग नेक जिराफ सरवाइव कर पाए, जो कि हम आज के जिराफ में देखते हैं या फिर मॉडर्न डे जिराफ में देखते हैं कि सभी के नेक लॉन्ग हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।